नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी रूम में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 अर्थशास्त्र का अध्याय 3। तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 3 में हम बेसिकली पढ़ रहे हैं निर्धनता एक चुनौती। तो आज का हमारा टॉपिक है अंतरराज्यीय असमानताएं तथा वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम ये देखेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में निर्धनता की स्थिति क्या है और विश्व में भी विभिन्न जगहों पर निर्धनता की स्थिति क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, भारत भर के विभिन्न राज्यों में निर्धन लोगों का हिस्सा अलग अलग है। तो अगर हम एवरेज इंडिया की पॉवर्टी रेट की बात करें तो इंडिया का एवरेज पॉवर्टी रेट है 22%। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 20 बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका कि 35 से 40% तक भी पॉवर्टी रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गरीबी की जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर हम इन एरिया की बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारे राज्य जो हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है। तो जैसे जैसे ये लाल रंग और गाढ़ा होता जा रहा है वैसे वैसे आप ये देख पा रहे हैं कि इन सारे राज्यों में गरीबी बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ग्राफ पे इसी पॉवर्टी रेशियो को हम कैसे दिखलाएंगे। तो जैसे कि ऑल इंडिया रेशियो हमने अभी पढ़ा कि 22% होता है, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेशियो कहाँ है? बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इन राज्यों में 22% जो कि एवरेज इंडिया का पॉवर्टी रेशियो है उससे भी ज्यादा है पॉवर्टी रेशियो। बल्कि हमने ये देखा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला, यहाँ पर जो पॉवर्टी रेशियो एवरेज इंडिया का पॉवर्टी रेशियो है वहां से कम है इनका पॉवर्टी रेशियो। इसका मतलब पंजाब, आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों में गरीब लोग कम हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बाकी राज्यों की तुलना में कम है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हम जान सकते हैं? तो हाँ, जैसे कि हमने ये देखा कि पंजाब और हरियाणा में कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए, या फिर केरल में भी आप देखेंगे कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिनकी वजह से इनका पॉवर्टी रेशियो कम है। तो अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो हुआ किसानों को। कहाँ के किसानों को? पंजाब और हरियाणा के किसानों को। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो पंजाब और हरियाणा के किसान इतने सक्षम हो गए कि वो अपनी पैदावार अपने घर के लिए भी यूज करते थे, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए भी यूज करते थे, और उसको जाकर के बाजार में भी बेचते थे जिनसे उन्हें पैसा मिलता था और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंची होती गई। उसके बाद अगर हम केरला की बात कर लें तो केरला में हम ये देखेंगे कि लिटरेसी रेट वहां का बहुत अच्छा है। ठीक है, लिटरेसी रेट वहां का बहुत अच्छा है। और अगर हम बात कर लें तो वहां का शिक्षा स्तर जो है वो बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा अच्छा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो ऑल इंडिया एवरेज पॉवर्टी रेशियो से कम है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कुछ राज्यों ने निर्धनता प्रतिशत अधिक उल्लेखनीय रूप में से कम कैसे की है। तो पंजाब और हरियाणा का जैसे मैं बता चुकी हूँ वहां पर उच्च कृषि विकास दर है। किस वजह से? तो हरित क्रांति की वजह से। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि पंजाब और हरियाणा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कहाँ से? हरित क्रांति से। उसके बाद केरल में मानव संसाधन विकास बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया गया। कैसे करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट? अगर हम उसे अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करें, अच्छा प्रशिक्षण प्रोवाइड करें और अच्छी चिकित्सा प्रोवाइड करें तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो केरला ने वही किया। उसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर भी हालत सुधर रही है। किन वजह से? क्योंकि उसने अपने लैंड रिफॉर्म्स में बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है,
लैंड रिफॉर्म का उसने इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से कराया है, तो वहां पर लोग इस चीज से काफी खुश हैं। उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर खाद्य का जो सार्वजनिक वितरण होता है, मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो वहां पर है, वो बहुत ही अच्छा है, जिसको कि आप पीडीएस के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा है, इसलिए वहां पर जो पॉवर्टी रेशियो है वो बहुत कम है। वहां पर लोगों को खाने पीने के लिए पीडीएस से अच्छा खासा राशन मिल जाता है। उसके बाद देख लेते हैं एक प्रश्न जो कि है, राजस्व ग्राफ के आधार पर उन 3 राज्यों की पहचान कीजिए जहां निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। तो आप देख सकते हैं कहां कहां पर सर्वाधिक है, तो बिहार, उड़ीसा और असम में आप ये कह सकते हैं कि निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। और ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी सरकारों को बहुत काम करने की जरूरत है, ताकि वो निर्धन व्यक्तियों को कम से कम गरीबी रेखा के ऊपर ला सके। उसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, राज्यवार ग्राफ के आधार पर उन 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो आइए उस ग्राफ को फिर से देखते हैं और हमें क्या पता चल रहा है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केरल ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर निर्धनता अनुपात बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है, या फिर ज्यादा लोग निर्धन या गरीब नहीं है। उसके बाद आते हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पर। तो विश्व बैंक अधिकतर निर्धनता को $1.90 प्रतिदिन पर जीने वाले व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है। तो विश्व बैंक का मानना यह है कि जो लोग $1.90 से ज्यादा खर्च करते हैं प्रतिदिन, वो पॉवर्टी लाइन के, या फिर आप कह सकते हो कि निर्धनता लाइन के ऊपर आते हैं। तो अगर हम विभिन्न देशों की बात करें, तो अगर हम देखें लैटिन अमेरिका को, कैरेबियन देशों को अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो पॉवर्टी रेशियो है उसमें कुछ ज्यादा बदलाव आया नहीं है। यहाँ पर भी बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत सालों से यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन उतना अच्छे से डिक्लाइन नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। उसके बाद अगर हम सब सहारन अफ्रीका की बात करें, अगर हम सब सहारन अफ्रीका की बात करें, तो हम ये देखेंगे कि इस एरिया में बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, इसलिए जो यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं। उसके बाद अगर हम ईस्ट एशिया या फिर चाइना की बात करें, तो यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो काफी सुधार आया है उसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं और विनिर्माण के जितने कार्य हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विश्व के अलग अलग जगहों पर हमने ये देखा कि पॉवर्टी रेशियो जो है वो अलग अलग है, समान नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि दुनिया के देशों में निर्धनता का क्या हाल है। तो अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि $1.90 प्रतिदिन से कम इतने राज्य इतने परसेंट में खर्च करते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट सालों में ये आंकड़े लिए गए हैं। तो हालांकि वैश्विक निर्धनता में काफी कमी आई है, लेकिन ये बड़े क्षेत्रीय अंतरों के साथ चित्रित है। तो आप ये देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि लैटिन अमेरिका में अभी थोड़ी बहुत हालत ठीक है, लेकिन अगर हम अफ्रीका की बात करें या फिर अफ्रीका के कुछ देशों की बात करें, तो वहां पर उनकी अलग अलग स्थितियां होने के कारण, जैसे कि वहां पर सूखा बहुत पड़ता है, इसलिए यहाँ पर पॉवर्टी रेट जो है वो कम नहीं हो पा रहा है। उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें, तो ये भी विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो काफी अच्छे से डिक्लाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं, और यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि व्यापार बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि निर्धनता के आखिर कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि कॉलोनियल पॉलिसीज। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया पर 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, और जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की बारी हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि
विनिर्माण को सहारा देता या फिर विनिर्माण को सपोर्ट करता, तो जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की बारी हुई तो अंग्रेजों ने उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कुचल दिया और उसके बाद जो यहाँ के लोकल आर्टिजियंस थे उनको भी उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, उन्होंने ना ही उनको सामान बनाने दिया, बल्कि वो क्या करते थे कि यहीं से रॉ मटेरियल ले जाते थे यूरोप। ठीक है, इंडिया से ही रॉ मटेरियल यूरोप ले जाते थे और वहां पर अपनी मशीनों में सस्ते सस्ते कपड़े बनाते थे और इंडिया को ही वो बाद में मार्केट बना के यहीं पर वो कपड़े हाई रेट में बेचते थे। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि जो उद्योग की नीतियां थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार थी। किसके राज्य में? जिसने भी कहीं पर भी कॉलोनी बनाई, तो मोस्टली ब्रिटिशर्स ने ही हर जगह कॉलोनी बनाई थी। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से बहुत सारे देशों में अभी तक आज के दिन तक निर्धनता बहुत ही ज्यादा प्रभावी रूप से हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हरित क्रांति का भी कुछ सीमित प्रभाव हुआ है। ये देखा कि हरित क्रांति के फायदे तो बहुत हुए हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हुए हैं। जैसे कि आप ये देखोगे कि केवल हरियाणा और पंजाब ही ऐसे दो राज्य हैं जिनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ हरित क्रांति से, लेकिन बाकी के राज्यों में वो फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके बहुत सारे सीमित प्रभाव थे। कैसे थे? क्योंकि पंजाब और हरियाणा में लोगों के पास जमीनें बहुत ज्यादा थी और बाकी स्टेट्स में या बाकी राज्यों में जमीनें बहुत कम थी। इसलिए आप ये कह सकते हो कि हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा हुआ। तो हम ये देख सकते हैं कि निर्धनता के दो कारण हमने देखे, एक तो कॉलोनियल पॉलिसीज और दूसरा ये जो क्रांतियां आई हैं उसके केवल अच्छे प्रभाव नहीं थे, कुछ बुरे प्रभाव भी थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उच्च निर्धनता दर की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो विशेषताएं ये हैं कि वहां पर भारी आय असमानता होगी, मतलब कि वहां पर गरीब बहुत गरीब होगा और अमीर बहुत अमीर होगा। तो सबसे पहला जो विशेषता कह लो आप या फिर कमी कह लो वो ये होगी कि वहां पर गरीब बहुत गरीब होंगे और अमीर बहुत अमीर होंगे। उसके बाद संसाधनों का असमान वितरण होगा, मतलब कि जो अमीर लोग होंगे उनके पास ज्यादा संसाधन होंगे और शायद गरीबों को बहुत कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर संसाधन मिले। उसके बाद कृषि और अन्य आदानों पर उच्च व्यय के कारण ऋण ग्रस्तता। तो जैसे कि अगर कोई एक छोटा फार्मर है यानी कि स्मॉल फार्मर है और उसके पास बहुत ही कम जमीन है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करता है, वो मनी लेंडर्स से उधार लेता है। ठीक है, मनी लेंडर से अगर उसने उधार लिया और उसकी जो खेत में फसल हुई वो इतनी नहीं हो पाई कि वो मनी लेंडर को पैसे दे पाए, तो उसके ऊपर ऋण हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर वो नहीं दे पाएगा और किसान की मौत हो जाती है तो फिर वो ऋण उसके बेटे को पास ऑन हो जाता है। तो ऐसे ही ये एक गरीबी का चक्र या फिर आप कह सकते हो ऋण का चक्र बन जाता है। तो ये भी एक बहुत ही भारी कमी है। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक दायित्वों पर व्यय। तो जैसे कि सामाजिक या फिर सांस्कृतिक मतलब सोशल या फिर कल्चरल कोई एक्टिविटी होगी तो उस पे तो उस पर व्यय करने में भी गरीब कम व्यय करेगा और अमीर ज्यादा व्यय करेंगे। तो निर्धनता दर की ये कमियां या फिर आप कह सकते हो ये विशेषताएं हैं। तो इसके लिए बस इतना ही। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे निर्धनता निरोधी उपाय और भावी चुनौतियां। तो आई होप आप सभी को ये लेसन समझ में आ रहे होंगे। पढ़ते रहिए और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।